हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस ऑफ 2024 की जो सीरीज चल रही है उसमें मौजूदा समय में हम बहुत सारी रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। आपके कमेंट्स और आपके सब्सक्रिप्शन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो इसी क्रम में विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम फर्दर आज की जो रिएक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको बहुत मजा भी आने वाला है और डेफिनेट सी बात है कि क्वेश्चन तो आपको उसमें से 100% पक्का पक्का मिल सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। आई एम शिवम मित्तल। चलिए शुरू करते हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेईई नीट एंड बिटसैट 2024। तो हमने कुछ रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया था, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, आज हम जिस रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं उस रिएक्शन का नाम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स माय विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन, दिस रिएक्शन ये एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है जो कि कोई एल्डिहाइड हो या कोई कीटोन हो उसको डायरेक्टली एक एल्कीन में कन्वर्ट कर देती है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा बट देखिएगा, किसी भी इसके स्टेप से क्वेश्चन पूछा बड़े आराम से जा सकता है। जॉर्ज विटिक ने 1970s के डेकेड में इस रिएक्शन को दिखा दिया और उनको उसी डेकेड में इसके लिए रॉबर्ट के साथ नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब आप समझ सकते हैं, एक साइंटिस्ट जिन्होंने केवल एक एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट किया और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया। इससे पहले जिसकी जरूरत पड़ती थी वो था E2 एलिमिनेशन, बट E2 इतना यूजफुल नहीं था। विटिक ने ऐसा क्या चमत्कार किया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले किस तरह की मेरी रिएक्शन होगी मैं देखता हूं। ओके, सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि मेरे पास कोई एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। लेट्स सपोज मेरे पास कोई एल्डिहाइड है मेरा या कीटोन है R, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवाऊंगा? विटिक के रिएजेंट से, जो कि है मेरा ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम यूनिट का कंपाउंड। क्या हो सकता है वो मेरा? PPH, इसे हम बोलते हैं फिनाइल फॉस्फोनियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस। और इसके बाद मेरा कोई कंपाउंड लगा होगा। क्या लगा होगा सर? सपोज कीजिए डबल बॉन्ड और CH2 लगा होगा। इस रिएक्शन को जब हम विटिक के द्वारा जो हमें बताया गया उस तरह से करवाएंगे, यानी कि इसके साथ इस रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें हमारा एकमात्र प्रोडक्ट मिलेगा। ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन जो आपका है वो रिप्लेस हो जाएगा इस CH2 से एंड यू विल गेट ए कंपाउंड समथिंग लाइक दिस CH2R, ठीक है सर। और ये मेरा जो फास्फोरस था PH3 होल थ्राइस, यहां आ जाएगा मेरा डबल बॉन्ड O। तो ये है मेरा एल्कीन। इसकी जगह पे ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पे इस R की जगह, इस कीटोन की जगह अगर मेरा क्या लगा हो, मेरा लगा हो एक एल्डिहाइड यानी एक हाइड्रोजन, तो भी इस हाइड्रोजन को हटा के ये जो हमारा कंपाउंड है ट्राइफिनाइल फास्फोरस का कंपाउंड, और ये जो है इसे क्या कहते हैं सर? इसे यूलिट कहते हैं। कैसे कहते हैं? ये तो खैर फॉस्फोरेन है, लेकिन जो यूलिट का फॉर्मेशन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा प्रोडक्ट, ये मेरा कंपाउंड बन जाएगा। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, पर मैकेनिज्म देखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें देखना पड़ेगा यूलिट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। यानी कि मेरे इस वाले पार्ट का, किस वाले पार्ट का सर? इस वाले पार्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में गए होंगे जॉर्ज विटिक और कहेंगे कि चलो मुझे एक तुम ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम का एक एल्काइल प्रोडक्ट दे दो ताकि मैं उससे रिएक्शन करवा के नोबेल प्राइज ले सकूं। he would have applied some brain, और उन्होंने कहाँ ब्रेन लगाया होगा? इसके फॉर्मेशन में। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। 2 बार IIT JEE में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, 2024 में फिर से आ जाए, 2024 में फिर से इस पार्ट का क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम यूनिट, ठीक है सर। कैसे होगा यूनिट का फॉर्मेशन? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सर मेरा यूनिट क्या है। ठीक है, मेरा यूनिट है ये ट्राइफिनाइल
ठीक है। और इस पे और इसके बीच में जो मेरा कार्बन रहेगा, सपोज कीजिए ये CH2, तो ये मेरा फॉस्फोरस है, इस पे आना चाहिए प्लस चार्ज, और ये CH2 है, इस पे आना चाहिए माइनस चार्ज। ये जो मेरा स्पीशीज है, इसे मैं क्या कहूंगा सर, यूनिट। आइए देखते हैं यूनिट का फॉर्मेशन कैसे होता है। विटिक ने क्या किया, विटिक महोदय ने सबसे पहले ट्राइफेनाइल फास्फोरस लिया, उनके पास ये अवेलेबल था 3pH होल साइज, ठीक है सर। अब आपको पता है नाइट्रोजन के बाद ग्रुप में आता है फास्फोरस, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर होता है, ठीक है सर। उसकी हमने रिएक्शन कराई किसी एल्काइल हैलाइड से, सिंपल एल्काइल हैलाइड रहता हूं आपके, ताकि आपको सिंपल हो। लेट अस सपोज कि मेरा कोई सिंपल सा एल्काइल हैलाइड है CH3Br, ठीक है सर, PPH3 CH3Br, इनकी मैंने रिएक्शन करवाई। अगर मैंने इनकी रिएक्शन करवाई तो क्या हो सकता है, चलिए बताइए, आप ही बताइए सर। ये जो इसका लोन पेयर है, ये इसको CH3 को डोनेट हो सकता है, और ये जो मेरा Br है वो हट सकता है, ये जो मेरा Br है वो हट सकता है। तो कैसी मेरी रिएक्शन हुई होगी, सपोज कीजिए यहां से मेरा Br हटा होगा, और ये मेरे फास्फोरस का जो लोन पेयर है ये Br को इसको डोनेट हो गया होगा, तो PH3 होल थ्राइस, और ये यहाँ पे मेरा CH3, क्योंकि इसको लोन पेयर दिया तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ गया होगा, और साथ में जो Br है वो मेरा नेगेटिव बन के निकल गया होगा, ठीक है सर, ये बन गया। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, क्या किया इसके बाद विटिक ने, इसके बाद उन्होंने एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन करवाई, जो कि हम ग्रिनार्ड रिएजेंट जैसी रिएक्शन के रूप में भी समझ सकते हैं। वो एक कंपाउंड लेके आए, क्या लेके आए, ब्यूटाइल लिथियम कह सकते हैं आप, BuLi, या कह सकते हैं CH3 CH2 CH2, और उसके बाद CH3 CH2 CH2 और Li। इस Li ने यहाँ पे सर क्या काम किया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे लिथियम है, और यहाँ पे सॉल्यूशन में ब्रोमाइड है, तो लिथियम के ऊपर एक प्लस चार्ज रहेगा, लिथियम के ऊपर एक प्लस चार्ज रहेगा। इसने एक अटैक इसके ऊपर किया और इससे एक H+ को बाहर निकाल लिया। H+ को बाहर निकालने की वजह से यहाँ पे जो CH2 था वो तो कन्वर्ट हो गया किसमें, CH3 में। तो इसने क्या काम किया, यहाँ पर अटैक किया और निकाल लिया, और नाउ ये CH2 किस में कन्वर्ट होगा, CH3 में, और ये मेरा जो लिथियम था इस ब्रोमाइड को लेके क्या बना लेगा, मेरा लिथियम ब्रोमाइड। और मुझे यहाँ पे क्या कंपाउंड मिलेगा, अगर ये इसने इस हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को, H+ को माइनस H+ को ले लिया, तो मेरा यहाँ प्रोडक्ट बनेगा PH होल थ्राइस, ठीक है। साथ में यहाँ पे मेरा ये कार्बन जुड़ा हुआ है, कौन सा कार्बन, ये कार्बन, CH3 की जगह अब क्या बचा मेरे पास, CH2, और कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, नेगेटिव। लोन पेयर के डोनेशन की वजह से इस फास्फोरस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसे विटिक ने एक बहुत अच्छा नाम दिया, क्या है इसका नाम, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला, इसका नाम है यूलिट। याद कीजिए, अगर ये डबल बॉन्ड होता तो इसे हम यूलिट नहीं कहते। चलिए देखते हैं, अब हमने चूंकि यूलिट का फॉर्मेशन कर लिया है, मेरे साथ फिर से देखिए हमने कैसे किया यूलिट का फॉर्मेशन। ट्राइफेनाइल फास्फोरस लिया, उसका एल्काइल ब्रोमाइड के साथ हमने रिएक्शन करवाई। अगर हमको यहाँ पे कोई R ग्रुप चाहिए, यानी कि अगर हमको हमारा कोई रीजियो सेलेक्टिव एटम बनाना है, जिसमें भी हम चाहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड बने उसमें भी कोई पर्टिकुलर R, यानी कि CH3 के जगह CH3Br चाहिए, तो यहाँ आपके पास मौका उसे चेंज करने का, एल्काइल ब्रोमाइड से या फिर किसी एल्काइल हैलाइड से कराई। एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाने के बाद ये हमारा लोन पेयर जो है ये एल्काइल हैलाइड को डोनेट हो गया, क्योंकि ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज और इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, तो इसने यहाँ पे एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया। करने के बाद इसके ऊपर आया प्लस चार्ज, और उसके ऊपर हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्टेप, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है सर, इंपॉर्टेंट स्टेप। और फिर उसके बाद हमने इसे देखने का प्रयास किया, ठीक है। और फिर ये लिथियम ब्रोमाइड अलग हो गया और एक प्रोटॉन को लेके क्या फॉर्मेशन हुआ, मेरा
ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम यूनिट का। अब यूनिट का फॉर्मेशन हो चुका है। थोड़ी सी अपनी नब्ज को पकड़ के रखिएगा। अब मेरा क्या हो चुका है सर, यूनिट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो चलिए वापस चलते हैं हम जहां से हमने इसको छोड़ा था। ठीक, ठीक है। अब इस रिएक्शन को करवाना है। चलिए देखिए कैसे मेरी रिएक्शन हो रही है, मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरा कोई क्या था सर, मेरा एल्कीन था RC≡O। ठीक है। अब मैं किससे इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, मेरे यूनिट से। यूनिट मेरा क्या है CH2 माइनस और ट्राइफेनाइल फॉस्फीन जैसा कुछ PH होल थ्राइस प्लस। अब चूंकि ये नेगेटिव है और इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है, तो ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा। यहाँ अटैक करने की वजह से आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा कैसा, RCO माइनस R, CH2 यहाँ पे जुड़ा था तो CH2, और यहाँ पे मेरा ये यूनिट वाला पार्ट PH3, ठीक है, ट्राइफेनाइल PPH होल थ्राइस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब इसको देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है, ये है डाइपोलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, डाइपोलर, यानी एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आपका O माइनस भी है और फॉस्फोरस के ऊपर प्लस का चार्ज भी है। एक ही स्ट्रक्चर में O माइनस भी है और आपका प्लस का चार्ज भी है। तो किस तरह का स्ट्रक्चर है सर, ये डाइपोलर, दो पोल बन रहे हैं, जैसे बाइपोलर, पोलर कंपाउंड, प्लस एंड माइनस। यहां से इसमें रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद मेरी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसी, इसको तो इधर ले आइए, इस R को इधर ले आइए, C मेरा R, मेरा R, मेरा O, ठीक है। फॉस्फोरस को ऊपर ले जाइए, ये मेरा CH2, ये मेरा फॉस्फोरस, ये PH, ये होल थ्राइस, और ये मेरा इसके बीच में बन जाएगा एक बॉन्ड। यानी कि क्या कह सकता हूं मैं, मेरी 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां पे बन गई। क्या बन गई सर, मेरी 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप इन एविटिक रिएक्शन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। अब यहां से हम हमारी थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स के इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। क्या करेंगे सर, हमारी थर्मोडायनेमिक्स की इंफॉर्मेशन को देखिए। अब इस ऑक्सीजन को देखिए और इस फॉस्फोरस को देखिए, ठीक है। फॉस्फोरस जो है, इसका जो प्लस था, और ये ऑक्सीजन जो है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, न्यूट्रलाइज हो गया माइनस की वजह से। अब या तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर ये फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना सकता है। बट रुकिए, थर्मोडायनेमिक्स कहता है P-O बॉन्ड, P4O10, और फॉस्फोरस के और भी आपने कंपाउंड देखे होंगे, P4O10 या P डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, C डबल बॉन्ड O से। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो ऑक्सीजन है, इसका जो इसके ऊपर ये इस वाले बॉन्ड को तोड़ के शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और थर्मोडायनेमिक्स की वजह से ये वाला जो मेरा बॉन्ड है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए मेरा क्या स्ट्रक्चर इसके बाद बनता है, R C, और ये तो मेरा टूट ही गया है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के, तो इसको रब कर देते हैं। ये वाला मेरा कंपाउंड टूट चुका है। यहां पे मेरा बनेगा R डबल बॉन्ड CH2, साथ में मेरा ये P डबल बॉन्ड O, और ये मेरा PH होल थ्राइस, फॉस्फोरेन, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह का कोई कंपाउंड बनेगा। देखिए यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। कैसे हुआ, इस ऑक्सीजन ने फॉस्फोरस के पास जाना स्वीकार किया, इस कार्बन और इसके बीच में एक थर्मोडायनामिकली स्टेबल डबल बॉन्ड बन गया। दोबारा से रिकैप कर लीजिए, यूनिट मेरा बन गया था। यूनिट बनने के बाद क्या हुआ, यूनिट मेरा बन गया था, कार्बन के ऊपर था नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन था, फॉस्फोरस के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन आयन ने इस डेल्टा प्लस वाले कार्बन को अटैक किया। अटैक करने की वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से स्टेबल O माइनस बन गया। यहाँ पे एक ये डाइपोलर स्ट्रक्चर बन गया। इसको एक और नाम देते हैं, याद रखिएगा, बीटेन, बीटाडीन नहीं, बीटेन, काफी इंपॉर्टेंट है। बीटेन क्या होता है,
हमारी बॉडी में जो सेल्स बनती हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है बीटेन। बीटेन बन गया, डाइपोलर स्ट्रक्चर बन गया, जब प्लस और माइनस रहेंगे तभी बीटेन कहेंगे। उसके बाद रीअरेंजमेंट हुआ, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनी। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ चला गया? फास्फोरस के पास। फास्फोरस के पास जाने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे मेरा एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। सो दैट्स माय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि विटिक ने हमें क्या बना के दे दिया? एल्कीन। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि ये इतनी ज्यादा यूजफुल क्यों है और इसके लिए नोबेल प्राइज क्यों दिया। भाई नोबेल प्राइज दिया है तो नोबेल प्राइज देने के लिए कुछ तो सोचा होगा कि नहीं भाई इन्होंने एल्कीन बना दिया। एल्कीन बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, उनको तो नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर दोज मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है? पहले ही हो जाता है सर विटिक के। और फिर यूनिट में कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ कार्बोकेटाइन बाद में बनता है और ये यूनिट की वजह से C- का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, C- जो है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है। कीटोन को डायरेक्टली विदाउट किसी प्रॉब्लम के एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, बेटर देन E2। E2 में क्या होता है? आपका एंटी प्रोडक्ट बनता है, उसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लेकिन उसका प्रोडक्ट कम बनता है। हमें पता नहीं चलता कि हमारा कहाँ पे जाके हमारा डबल बॉन्ड आएगा। उसमें हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट भी कई बार बन जाता है, कई बार सेल्फ प्रोडक्ट भी बन जाता है। हाईली रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को कैंसर की ड्रग दी, आयोडीन 131 का, आपने उसे कुछ इंजेक्शन या थेरेपी दी। आप चाहते हैं कि मान लीजिए उसके लंग्स में या उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट में बॉडी में कैंसर है, वो ड्रग वहीं जाके रिएक्शन करे, पर वो ड्रग वहां जाके रिएक्शन नहीं करती, बाकी पूरी बॉडी में रिएक्शन करती है, या फिर वहां भी रिएक्शन करती है तो पूरी बॉडी को उसका साइड इफेक्ट उठाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सेलेक्टिव हो। इसी प्रकार हम किसी रिएक्शन को अगर करवाना चाहते हैं तो हम ऐसे नहीं कि मजे लेना चाहते हैं, बस इसमें ये ब्लू है इसमें ये नीला है भर लिया रिएक्शन होगी। नो, वी स्पेसिफिकली वांट दी पर्टिकुलर कार्बन चेन में इस जगह पे मेरा डबल बॉन्ड आ जाए, तभी तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ड्रग्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो उस पर्टिकुलर जगह पे ऑक्सीजन कीटोन हो और उसको हटा के यूनिट जो है वो डबल बॉन्ड ले आए, दैट्स कॉल्ड रीजियो सेलेक्टिविटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म है। हाईली रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन सीधा का सीधा ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है C डबल बॉन्ड से। ठीक है सर। स्टीरियो सेलेक्टिव है। स्टीरियो सेलेक्टिव कैसे है? मान लीजिए कि ये मेरा R है और यहां पे मेरा CH2 की जगह R लगा हुआ है, तो अगर ये सिस होगा तो ये ट्रांस बनेगा। यानी कि एक एग्जांपल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए कि ये मेरा ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, RC डबल बॉन्ड, और ये मेरा फ्रंट लाइन में बना हुआ है R है, और इसकी मैंने रिएक्शन करवाई है CH, और यहां भी मेरा R है, और उसके बाद CH3 से। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में वो बनेगा RC। ठीक है, और उसके बाद मेरा क्या बनेगा? यहाँ पे एल्कीन बनेगा। तो अगर मेरा ये फ्रंट में था ये वाला R, तो इसके बाद जो मेरा एल्कीन बनेगा C डबल बॉन्ड, और ये जो मेरा R बनेगा, अब ये कौन सी पोजीशन पे चला जाएगा? अगर ये वेज है ये तो ये डैश बनेगा, अगर ये फ्रंट में है तो ये बैक में चला जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि रिवर्स साइड में चला जाएगा, रिपल्शन को कम करेगा। यस और नो? इसलिए कहते हैं हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव। अपनी स्टीरियो सेलेक्टिविटी का भी ध्यान रखेगा, R और S बनेंगे या सिस और ट्रांस बनेंगे। ठीक है, नॉन जेटसिव प्रोडक्ट बनता है, जरूरी नहीं है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही बने, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी बन सकता है। स्टेबलाइज यूनिट जो होगा वो ट्रांस मेजर प्रोडक्ट देगा, अनस्टेबलाइज यूनिट जो होगा वो सिस मेजर प्रोडक्ट देगा। अनस्टेबलाइज यूनिट क्या होगा? ये CH2 जो लग रहे थे, ये CH2 जो अगर आ गया यूनिट के अंदर, कोई मेरा यूनिट है, मान लीजिए कि ये मेरा यूनिट है, यहाँ CH2 लिखा है, तो ये है मेरा अनस्टेबलाइज यूनिट। लेकिन अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, CH2 की जगह C डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव लग जाए, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा? पुल करने की वजह से ये जो मेरा कार्बोनाइन है क्या उस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करने लगेगा, तो वो हो जाएगा स्टेबलाइज यूनिट। ये भी ध्यान रखिएगा, JEE एडवांस के लिए खास पॉइंट, स्टेबलाइज यूनिट गिव्स ट्रांस मेजर प्रोडक्ट। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिखा है तो ट्रांस मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। अनस्टेबलाइज यूनिट यानी कि केवल CH2 लिखा है तो सिस मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यानी इस वाले केस में कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा सर? सिस मेजर प्रोडक्ट बनेगा।
So, gentlemen, this was my Wittig reaction for which जॉर्ज विटिक जो थे उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। आई होप आप समझ गए होंगे और इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। थोड़ा सा लंबा यूनिट फॉर्मेशन बट वेरी वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट, बिटसैट एंड जे एग्जामिनेशन। आई एम शिवम मित्तल, आई एम अ फैकल्टी फ्रॉम कोटा, राजस्थान। थैंक यू सो मच।